स्टूडेंट्स, वीडियो में हम देखिए क्या समझने वाले हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिंपली अगर आपको पार्टिकल नेचर समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसमें क्या आती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए हमें देखिए दो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरी चीज़ क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सिंपली हमें ये दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं के जो भी फंक्शंस हैं, इनको यूज़ करके हमारे प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो सिंपली अगर मैं बात करूं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो वहां पर हमेशा प्लैंक क्वांटम थ्योरी ही आएगी। कभी भी आपसे कहेगी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो आपके दिमाग में ये नोटिस होना चाहिए कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों? देखिए, इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर बताया था, जिसमें मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताई थी। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशन जैसे कि वहाँ पर जो एक रेडिएशन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसमें होनी चाहिए, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये रेडिएशन की क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वहाँ पर वेव थ्योरी ने क्या किया कि सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाया। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। उसके बाद अभी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद भी स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, वो है, वो इसके बाद है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, इसने प्लैंक ने क्या किया कि इसके ऊपर स्टडी करके अपनी एक थ्योरी दी। तो ये समझना ज़रूरी है, तभी हमें थ्योरी समझ में आएगी प्लैंक्स की। तो सिंपली मैं बात करना चाहूँगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। देखिए ना, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सिंपली अगर मैं ये मैंने क्या लिया कि सपोज कर लेते ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है समझ लेते, आयरन की क्या है, एक बार है, ठीक है। ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। अब सिंपली क्या होगा कि जैसे ऊपर से रेडिएशंस इसमें पड़ेंगे, समझना आप, जैसे कि इसमें रेडिएशंस क्या हुई, स्ट्राइक हुई आयरन के ऊपर, यानी कि मैं और कह सकता हूँ मैं हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं बात करूँ कि आयरन की मैं क्या कर रहा हूँ, हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब हीटिंग कर रहा हूँ, या फिर और क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर जब रेडिएशन स्ट्राइक हुई, तो हम ब्लैक बॉडी, ठीक है, हम ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन। ठीक, इट मीन्स, इसका कहना यह है कि जो ये रेडिएशन यहाँ से आएगी, या फिर हम जो हीटिंग इसको देंगे, वो क्या करना चाहिए कि पूरी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। फिर उसी तरीके से जितनी उसने फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है, पूरी फ्रीक्वेंसी को वहाँ पर इमिट भी करना चाहिए। तो सिंपली ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी, जो कि इम्पॉसिबल है, बट ठीक है हम यहाँ पे करते हैं। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, जो पूरी रेडिएशन को, पहले तो पूरी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले, फिर इसको क्या करे कि इमिट कर दे। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जो वो रेडिएशन को इमिट करेगा, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ कि ये तो ठीक है, ये समझा दिया, लेकिन यहाँ पे हम बता क्यों रहे हैं, ये आपने बताया क्यों हमें। तो सिंपली भाषा में आपको कहूँ कि वेव थ्योरी में, जब हमने वेव थ्योरी पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसमें एक चीज़ कही गई, उसमें एक चीज़ क्या कहा गया कि जो हमारी रेडिएशंस होती है वो कंटिन्यूअस फ्लो होती है। सिंपली वहाँ पर क्या क्या कहा कि जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी रेडिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूअस फ्लो होती हैं, कंटिन्यूसली क्या होती है, फ्लो होती है, जो हमारी क्या है, रेडिएशंस है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत हो गई। अगर देखिए मैं आपसे बात करूं, मैंने आयरन का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब जब मैं इसकी हीटिंग चालू करता हूं, मैं इसको हीट देता हूं, तो सिंपली जब मैं इसको हीट दे रहा था, तो आपको पता है कि आयरन सबसे पहले क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रेड के बाद येलो, ठीक है, येलो के बाद वाइट, ठीक है, और एंड में क्या होता है, ब्लू लाइट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि
हमारा जो आयरन का एक पीस है, जब हम उसको हीट देते जाते यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता जाता है, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो हमें लाइट के फॉर्म में दिखती है। ये 4 तरीके से, सबसे पहले रेड, फिर येलो, फिर वाइट, फिर ब्लू लाइट। तो अब यहाँ से आप समझिए कि अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो हमारी रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस फ्लो होती है, तो अगर हमारी रेडिएशंस कंटिन्यूस फ्लो होती तो वहाँ पर हमें ये कलर नहीं दिखने चाहिए थे, हमें एक कलर ही दिखता, कोई सा भी एक कलर दिखता, हमें एक ही कलर दिखना चाहिए, 1 कलर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी वेव है, कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो कंटिन्यूस फ्लो करेगी, और कंटिन्यूस फ्लो करने से यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर वो कंटिन्यूस फ्लो करेगी तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं लोहे को हीट करता हूँ तो वो 4 कलर देता, उसको एक ही कलर वहाँ पे शो करना चाहिए। वहीं से क्या हुआ कि वो उसका ड्रॉबैक हो गया। किसका ड्रॉबैक हो गया? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने समझाया? पार्टिकल नेचर समझाया। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सिंपली पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको एक साइड, ये जो ग्राफ दिख रहा है सिंपली से ग्राफ है, मुझे इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, एक तरफ इंटेंसिटी, एक तरफ वेवलेंथ है, ठीक है, और इसमें 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो सिंपली ये अगर आपने इससे पहले मैं जो अभी समझाया ये समझ लिया तो ये कुछ भी नहीं है। और वीडियो के एंड में आपको नोट्स में स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा, सिंपली नोट्स मैंने बना रखे, तो उससे आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गई, अब इसके बाद आपको समझना होगा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में जाऊंगा और बुक के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत टफ है चीज़ें, टफ नहीं है, वो समझ में नहीं आएंगी और मज़ा नहीं आएगा। देखिए अब सिंपली मैं बात करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये क्या होता है, देखिए सिंपल कर बताऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसके डीप में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि एक हमारे पास क्या है, मेटल है, ठीक है, ये हमारा क्या है कि एक मेटल हम मान लेते हैं कि ये हमने मेटल लिया, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप समझ में, इसको रफ कर देते हैं सिंपली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हेन रेडिएशन विथ certain minimum frequency nu zero strike the surface of metal, then electrons are ejected from the metal surface। सिंपली ये क्या है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोसेस है। मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, नीचे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक मेटल है, तो यहाँ से कोई सी भी रेडिएशन आई, ये देखिए रेडिएशन, देखिए अब मैंने रेडिएशन को इस तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसी तरीके से ट्रेवल करेगी। अब जब मेटल की सरफेस को ये क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, सिंपली समझना, मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करेगी। सिंपली मेटल हम उसे ही कहते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इस सरफेस में, हमने इसलिए मेटल लिया। अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, आप समझना, तो जब इसको बाहर से रेडिएशन मिलेगी और ये हीट अप होगा तो यहाँ से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा। सिंपली यही कहलाती है, यही प्रोसेस कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन्स को यानी मेटल्स को रेडिएशन मिली, हीटअप हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि इजेक्टेड होने लगा। ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इसकी कुछ कंडीशंस भी उन्होंने कही। वो कंडीशंस कितनी है, 3 कंडीशन है। तो 3 कंडीशन को समझना है, तो उसके लिए मैं आपको, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर 3 कंडीशन आपको समझनी है तो उससे पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो 3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए, यानी कि 3 कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी गई, तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से निकलेगा। उसके 3 कंडीशंस थी। बट उससे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहूँगा, ये थोड़ा सा डायग्राम है, बुक में आपके दिए, इसलिए थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ गया ना तो आप इस तरह वाला छोटा वाला तो एक बनाएंगे, एग्जाम में आएगा तो छोटा वाला डायग्राम तो बनाएंगे, उसके साथ साथ ये भी बनाना। देखिए इस तरीके से ये क्या है, एक ट्यूब है। यहाँ पे ट्यूब का बहुत खेल है, पता नहीं क्यों सब ट्यूब में ही काम कर रहा है, ठीक है। ट्यूब है,
अब देखिए इस ट्यूब के अंदर क्या किया गया कि यहाँ पर एक तरफ क्या लगा दिया गया, सिंपली कॉन्सेप्ट वही है, ये यहाँ पे क्या लगा दिया गया, मेटल, आप समझना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, डिटेक्टर, है ना, कुछ भी नहीं है ज़्यादा टफ। और यहाँ से क्या कनेक्ट कर दिया गया, सिंपली मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या है, एमीटर लगा दिया गया, और इधर इस तरीके से, है ना। और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट कैथोड, ये क्या है, एनोड। तो सिंपली इस तरीके से क्या हुआ, सेटअप है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से हमारी रेडिएशंस आई, टन टन, ये रेडिएशंस आई। अभी रेडिएशंस आई, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, मेटल की सरफेस थोड़ी सी हीट अप हुई, सिंपली बात, हीट अप ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि हीट ही होती है, सिंपल समझना, हीट अप हुई। और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना चालू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जब इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये एनोड पॉजिटिव है, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब ये इधर से जाएगा तो यहाँ पे जब डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा तो सिंपली आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कैसे कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके डिटेक्ट होंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, जिससे यहाँ पे फ्लक्चुएशन आई, एमीटर में आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा। तो सिंपली यही क्या है हमारा, इस तरीके से क्या समझ सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वही जो वहाँ पे हमने देखा सिंपल सा, उसको वहाँ पे क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में चेंज कर दिया, सिंपल है, बस इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और आपको बुक में भी अच्छा एक फ़ोटो मिल जाएगा, उससे आप देख के कर सकते हैं, चीज़ें समझ में है तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी कंडीशंस क्या क्या है, तो मैं बात करता हूं पहली कंडीशन की, या फिर और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस। इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या देखा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू जीरो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो जो है इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की मतलब जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, मेटल के सरफेस से स्ट्राइक कर रही हैं, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, कोई सी फ्रीक्वेंसी हो न्यू जीरो से ज़्यादा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू को कहा, और जो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको मैंने न्यू 1 कह दिया, तो जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी जो वैल्यू है वो न्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा यहाँ से। पहली चीज़, पहली ऑब्जर्वेशन यही है कि सिंपली एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, सिंपली मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो फिलामेंट बल्ब की बात करता हूँ, जो आज से कुछ साल पहले हमारे घरों में यूज़ होते थे। कौन से बल्ब, येलो वाले बल्ब। तो उसमें आप देखना जब बहुत ही ज़्यादा डिम वोल्टेज रहता था, बहुत ही ज़्यादा डिम रहता था, तो क्या देखते थे, बहुत ही धीरे धीरे रेड जलता था। जितना ही ज़्यादा वहाँ पे जितना ही ज़्यादा क्या होता था कि वोल्टेज होता था, उतनी ज़्यादा वो इंटेंसिटी देता था लाइट की। तो सिंपली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि वहीं पे जो फिलामेंट था, मतलब कि जो फिलामेंट था उसको उसकी न्यू जीरो, जो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तभी तो बहुत धीरे चल रहा था। अब बहुत ज़्यादा जब उसको वोल्टेज मिल रहा है, उसकी न्यू जीरो से वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है न्यू 1 की, तो वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, फिलामेंट हमें रोशनी दे रहा है। सिंपली वही में यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और ज़्यादा है तभी इजेक्ट होगा। सिंपली पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन तो बेसिक सी थी। ये क्या कहा कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, किसकी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, इंसिडेंट रेडिएशन की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी या जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो सिंपल ही है ना, फिर वही, जितना ज़्यादा वोल्टेज बल्ब उतना ज़्यादा उजाला। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट और ज़्यादा सिंपल है, और क्या कहा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होगी, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से, उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे, सिंपल भाषा में। अब ये चीज़ें आप समझ गए।
अब ये चीज़ें आपको दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा क्या यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी मेनली ये है 1900 में क्या हुई थी, किसने दी थी, प्लैंक ने दी थी। और ये थ्योरी इन्होंने अपने नाम पे ही रखी। पहले इन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने समझाया और फिर उसको समझाने के बाद अपनी इन्होंने थ्योरी दी। तो सिंपली देखिए इनकी थ्योरी का कहना क्या था, पहले मैं आपको बताऊंगा फिर लिखवाऊंगा, तो आप समझना। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का कहना ये था जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या कहा कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी रेडिएंट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और इमिट होती हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो इन्होंने क्या कहा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखते हुए इन्होंने कहा कि जो हमारी रेडिएंट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और इमिट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं और वो पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं। और उन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटम। जो क्वांटम दिया हुआ है ये सिंपली क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं। किसके पैकेट्स होते हैं, रेडिएंट एनर्जी के। सिंपली इस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिट होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, क्वांटम्स के फॉर्म में होती है। सिंपली ये कहा। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि ये किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कहा। अगर ठीक उसी के लिए मैं अगर लाइट के लिए इसी चीज़ को कहूँ तो उन्होंने इसको फोटोन कहा। उन्होंने देखिए दो चीज़ें कहीं, अगर मैं रेडिएशन की बात करूंगा, रेडिएंट एनर्जी की बात करूंगा तो वहाँ पर उन्होंने उसको यहाँ पर क्वांटम कहा, और अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो वहाँ पर इन्होंने उसको फोटोन कहा। तो पहला इनका ये क्या था, इनने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली चीज़ ये थी। अब देखिए दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, देखिए पहला मैं बाद में लिखूंगा, पहले दूसरा लिखना ज़रूरी है। इन्होंने क्या कहा कि द एनर्जी ऑफ ईच quantum is directly proportional to the frequency of radiation। इन्होंने सिंपली यही कहा कि जो हमारी एनर्जी होगी हर एक क्वांटम की वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की। यानी कि सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और जब हमारा प्रोपोर्शनल हटेगा तो h न्यू आ जाएगा। इसी को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड पर सेकंड, नहीं है जूल सेकंड, इसके आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ जूल सेकंड। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो गई। अब इन्होंने तीसरी चीज़ क्या कही, देखिए तीसरा इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी जो होंगी, जो रेडिएशंस इमिट और एब्जॉर्ब होंगी वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगी, होल नंबर में, होल नंबर क्वांटा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, देखिए n मतलब होता है क्वांटा, मतलब कि ठीक है एनर्जी के पैकेट्स। ठीक है, अब ये जो n है ये कभी भी आपको 1.5, 2.9, 2.1 ऐसे नहीं दिखेंगे, हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। तो तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा, h इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, n हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, ये हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। देखिए पहला क्या है कि द रेडिएंट एनर्जी is absorbed or emitted not continuously but discontinuously। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस तो नहीं होगी बट डिसकंटिन्यूसली क्या होगा कि इमिट होगी। द रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिट नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल
discrete packets, it is known as quanta। ठीक है, उसी को हम क्वांटम कहते हैं, जो स्मॉल डिस्क्रिप्ट पैकेट के इसमें होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ में आएगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा। और देखिए ये चीज़ें समझ में आई। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद जो बोहर का मॉडल है एटम का, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर समझ में आने वाला है। सिंपली इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इसी तरीके को नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।